नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात्कार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक हमारे ग्रंथ से है, हमारे देश में रचा गया है और हमारे पूर्वजों के द्वारा ना जाने कितने युगों से इस श्लोक को हर एक बच्चों को रटाया जाता है, लेकिन शायद संस्कार विहीन प्रशासन और शासन को ये श्लोक का अर्थ पता नहीं है। इसीलिए जहाँ पे गुरुओं को सम्मान देना चाहिए वहाँ पे गुरुओं को जेल भेजा जाता है। तो इतिहास गवाह है कि धनानंद के भी राज का पतन इसलिए हुआ था क्योंकि चाणक्य को उसने जेल भेजा था। लेकिन आज हम बात करेंगे, और चाणक्य तो नहीं लेकिन रामांशु सर हमारे साथ मौजूद है। चाणक्य जी तो चले गए, रामांशु सर मौजूद है। हम सीधा बात करेंगे। रामांशु सर, जेल में जब आपको पकड़ा गया, घसीटा गया, उस समय तो आपकी मानसिक स्थिति ये नहीं थी कि आप कुछ सोच पाए, लेकिन जब जेल चले गए कैसा लगा? क्या इसी दिन के लिए टीचर बने थे? दरअसल क्या है कि हमारे घर परिवार में इस तरह कोई जेल नहीं गया है, लेकिन जेल से हमारा गहरा नाता रहा है। कारण क्या है कि जब 1975 का जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चल रहा था तो उसमें हमारे घर परिवार के लोग जेल गए थे। इसके अलावा जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो मैं जिस क्षेत्र का हूँ, कई लोग मेरे बारे में पूछते हैं कि मैं कहाँ का हूँ, तो कई लोग बताता हूँ कि मेरा जो है थाना जो है बलिया में बैरिया पड़ता है, और सिताब दियारा जो आप जयप्रकाश नारायण के बारे में सुने हैं वही वो क्षेत्र है। तो 1942 में जब आंदोलन हो रहा था तो सबसे पहले आज़ाद होने वाले में जो है बलिया भी था, और बलिया का जो मेन थाना था वो बैरिया थाना था। तो उसमें भी हमारे घर परिवार के, मेरे नाना के परिवार के लोग जो है उसमें शामिल थे, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग थे, तो सब उसमें शामिल थे। तो जेल से नाता रहा है, लेकिन अंग्रेज़ों के विरुद्ध रहा। ठीक है, जेल से नाता रहा है, लेकिन जो 1975 में जो माननीय अंग्रेज़ों के विरुद्ध रहा है, लेकिन इस बार आपका फिर से जेल से नाता हुआ है और इस बार नीतीश सरकार के विरुद्ध रहा है। सवाल ये है कि जब आप जेल चले गए, जब पता चला कि सरकार इस तरह से षड्यंत्र कर रही है छात्रों के साथ, आपके साथ, किस मानसिक वेदना से आप उस समय गुजर रहे थे? आज खुलकर बताइए सर। मैं चाहूँगा कि आज वो रामांशु सर को लोग देखें जो अलग हो, क्योंकि ऐसे आप बहुत नाप तौल कर बोलते हैं, अपनी संवेदनाओं को भी छुपा लेते हैं शब्दों से। मैं चाहूँगा कि आज आप कम से कम खुल कर बोलिए, बताइए। देखिए, मुझे जो है शास्त्री नगर थाना में रखा गया था, लेकिन वहाँ पे हमारे साथ कोई मिसबिहेव भी नहीं हुआ, अच्छे ढंग से हुआ। क्योंकि मैं यहाँ पे शास्त्री नगर थाना में भी गया हूँ, गांधी मैदान थाना में भी गया हूँ, फिर जो है दीघा थाना में भी गया, लेकिन जो मिसबिहेव इस पूरे पटना में सचिवालय वन के थाना में होता है, मुझे लगता है कहीं नहीं होता होगा। और मैं शासन प्रशासन और अधिकारियों से ज़रूर कहूँगा कि उन थाना के जितने भी पुलिसकर्मी इस तरह के मिसबिहेव, अच्छे लोग भी होंगे, जो भी मिसबिहेव करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जब कुछ लोग वहाँ अच्छे भी हैं, मैं जब गया तो बड़ा अच्छा माहौल था, क्योंकि मुझे सुबह वहाँ लाया गया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी कि मैं शास्त्री नगर थाना में, मेरा जब मेडिकल चेकअप हुआ तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था और मेरा शुगर बढ़ा हुआ था। अभी सब सारी रिपोर्टें होंगी वहाँ पे। और उसके बाद जब हमारा चेकअप हुआ जेल लाने के लिए, तो ये सचिवालय वन के थाना के लोग, खासकर वो जो संजीव कुमार है, उसको तो मैं कभी क्षमा नहीं करूँगा कि उसने जो है पूरे पुलिस प्रशासन को, बिहार के पुलिस को बदनाम किया उस व्यक्ति ने, चाहे जिसके भी प्रभाव में किया हो। मेरा सिर्फ उस व्यक्ति के से मेरा क्रोध इसलिए कम हो जाता है कि उस व्यक्ति का कोई ना कोई परिवार होगा, उनकी पत्नी होगी, उनके बच्चे होंगे। वो जब मेरे जहन में आते हैं ना तो मैं पीछे हट जाता हूँ। अगर वो कुंवारे होते ना, शादीशुदा नहीं होते, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पटना हाई कोर्ट में एनरोल कराता और फिर मैं केस करता और फिर उस व्यक्ति को बेऊर जेल भिजवाता। और जब बेऊर जेल में पुलिस वाले जाते हैं ना, मेरे सामने गए हुए हैं, तो सारा उनका पुलिसिया अंदाज जो है ना गेट के बाहर हो जाता है। और जो वहाँ अपराधी और जो वहाँ लाठी कमानी उनके साथ जो व्यवहार करता है ना, तो उसके बाद मैं था वहाँ पे, 3 इंस्पेक्टर मेरे सामने आए, तो सब कहते कि सर हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। हमके एक दिन में आत्महत्या करने के विचार आ गया ना, और यहाँ तुम लोग इतने लोग को भेजते रहते हो। तो खबर आती
कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने जो है जेल में आत्महत्या कर ली, ठीक। लेकिन सिर्फ ये सोच के हम लोग, मैं कई बार देखिए हम लोग के साथ हुआ, कई बार क्यों हट जाते हैं, उसका परिवार, उस व्यक्ति की गलती का सज़ा उसकी पत्नी क्यों भोगे, उसकी माँ क्यों भोगे, उसके बच्चे क्यों भोगे। जब मैं जेल में गया तो मैं शायद उतना परेशान नहीं था, लेकिन मेरे घर वाले, मुझको चाहने वाले, वो बहुत परेशान थे। मैं जब जेल में गया तो वहाँ पे एक कांस्टेबल था, बिहार पुलिस में जो जेल पुलिस है वो अलग है, मुझको देख के वो रोने लगा। एक पुलिस का व्यक्ति मुझको देख के रोने लगा। हम क्यों कि सर आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन सर आप मेरे गुरु हैं, मैं आपसे पढ़ा हूँ। और रोने लगा। हम कहा कि सर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम क्या यार, वास्तव में मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था कि मुझे भेजा जाए। लेकिन मुझे दुख तब हुआ कि जब मैं कोर्ट में गया तो कोर्ट का जो सिस्टम है, जजों को भी जो है ना, माननीय न्यायाधीशों को भी गलत नहीं ठहराता हूँ, लेकिन कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा था कि यहाँ पे FIR लिखा गया और मुझे जो है कोर्ट में ले जाया गया। और कोर्ट में हम लोगों ने माननीय जज साहब से कहा कि साहब ये जो पुलिस वाला ये अच्छा व्यक्ति नहीं। तो उन्होंने कहा कि इनके जो वीडियो होंगे ला के मुझे दीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जेल में चले गए तो शायद वकील ने नहीं प्रस्तुत किया होगा। लेकिन वहाँ पे हम लोगों को बातों को ध्यान से सुना नहीं गया और डायरेक्ट जेल भेज दिया गया। और हम लोग रात के लगभग 9 साढ़े 9 बजे जेल में प्रवेश किया और सारे प्रोसीजर को देख रहे थे। तो वहाँ पहुँचे तो मुझे खुशी इस बात की है कि मैं तो उनको नहीं पहचान रहा था, लेकिन वहाँ के अधिकांश लोग मुझे पहचान रहे थे, क्योंकि वहाँ भी जो है सरकार ने टीवी व्यवस्था लगा रखी, न्यूज़पेपर आते हैं तो लोग पढ़ रहे थे। और लोगों ने सुबह सुबह पढ़ लिया था, क्योंकि हम लोग रात में गिरफ्तार हुए थे। सुबह सुबह लोगों ने पढ़ लिया था कि रमांशु सर और जो है ये गिरफ्तार हो गए हैं और इनको जो है बेऊर जेल ले जा रहा है। और वो सारा का सारा टीवी में चल रहा था। तो लोग वहाँ हम लोग का इंतज़ार कर रहे थे कि रमांशु सर से हम लोग मिलेंगे। जब हम लोग वहाँ पे गए तो स्वाभाविक है कि हम लोग कैदी थे। हम लोग अपराधी नहीं थे, लेकिन हम लोग कैदी थे, हम लोग बंदी थे। लेकिन जेल में चाहे आप बंदी हो, अंडर ट्रायल हो और चाहे कन्विक्टेड हो, व्यवहार तो एक ही होता है। तो सब लिखा जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें लिखी जा रही थी। अभी भी मेरे हाथ पे देखिए ये निशान थोड़ा सा रह गया। जब मैं वहाँ आया ना तो ऐसे तिकोना निशान बना हुआ था, 2 मोहर मारा जाता है जब वहाँ से निकाला जाता है। रिलीजिंग मोहर, दो मोहर लगाया था। उस मोहर का मैंने फ़ोटो खिंचाया। वो हमारे लिए एक जो है सम्मान की बात थी। वहाँ से घर से जब जेल में ये तो घटना है, लेकिन किस तरह का मानसिक प्रेशर आप पे था? क्या ये तो मतलब घर के बारे में सोच रहे थे, छात्रों के बारे में सोच रहे थे, या ये सोच रहे थे कि ये आंदोलन ही अब ख़त्म हो जाएगा? दरअसल क्या हुआ कि 29 दिसंबर वाला भी वीडियो मैं देख नहीं पाया था, क्योंकि मैं चला गया था थाने में। और 30 जनवरी वाला वीडियो में मैं देखा नहीं था। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए थे, भी दिखा दी था। आज मैं शाम को 3 बजे के करीब डॉक्टर के पास मिल के आया, क्योंकि मुझे जो है 30 जनवरी को चोट भी लगी थी। अभी भी जो है यहाँ पे दर्द रहता है, क्योंकि पुलिस वालों ने हमको लाठी से उठाया था। और एक पुलिस वाले ने जो है अपना जूता मेरे सीने पे, फिर पैर पे रखा था, हाथ पे रखा था। मैंने उसका पैर पकड़ा था। सौभाग्य से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, ठीक। लेकिन कह रहे हैं कि हम लोग कुछ चीज़ों को कुछ सोच के हट जाते हैं। तो मैं तो जेल के अंदर था, तो मुझे कोई सूचना नहीं मिल रही थी। लेकिन जब मेरी पत्नी ने दिखाया तो बताई कि देखिए आपका ये वीडियो चल रहा था जब आपको उठाया जा रहा था। और मेरी सास, मेरे ससुर, मेरी माँ, घर पे भाभियाँ, फिर जो है मेरी पत्नी, मेरे भतीजे, वो सब रो रहे थे। उस वीडियो को देख के रो रहे थे। तो वो बताई कि देखिए ये वीडियो चल रहा था और हम लोग को देख के रो रहे थे। अब चूँकि हम लोग तो लड़ाई में थे ना, तो लड़ाई में आदमी नहीं देखता है कि क्या हो रहा है। उस समय तो उसकी मनस्थिति वो होती है। तो फिर क्योंकि क्या हुआ था ना कि जो 30 तारीख की घटना घटी थी, मैं वहाँ जाने वाला नहीं था, क्योंकि मैं गर्दनी बाग छोड़ता नहीं हूँ, बहुत मुश्किल में छोड़ता हूँ। लेकिन जाने का मेन कारण क्या था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, अलग अलग जगहों से बच्चे आए थे। और 30 जनवरी को मुझे सूचना मिली थी कि आरा स्टेशन बक्सर से बहुत सारे बच्चे आ रहे थे, उनको पुलिस वालों ने वहीं रोक दिया, आने नहीं दिया था, ट्रेन पे बैठने नहीं दिया था। वरना हो सकता था कुछ दिन और भी बहुत सारे बच्चे आ जाते। तो मेरे जाने का कारण क्या था कि जब मुझे मालूम चला, मैं यहाँ बैठा हुआ था, जब मुझे मालूम चला कि बच्चे जो है इनकम टैक्स गोलंबर से जा रहे हैं BPSC की तरफ, तब मैं यहाँ से भागा गया। और जब मैंने देखा कि वहाँ से बैठे तो मैं जाके बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि अगर नहीं बैठता और थोड़ी बहुत भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती तो कैजुअलिटी कितनी बड़ी हो सकती थी, आप समझ सकते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं बैठा रहूँगा तो मुझे मालूम है कि बच्चे को मैं पहचानूँ चाहे न पहचानूँ, वो मुझे पहचानता है। और एक बार मैं उसको कह दूंगा कि बैठना है तो बैठेगा, एक बार कह दूंगा तो उठेगा। इसलिए मैं गया हुआ था कि कोई कैजुअलिटी ना हो, वरना अगर मैं नहीं रहता तो बहुत सारी कैजुअलिटी हो सकती थी। तो ये सारी चीज़ें थी और मनस्थिति तो नो डाउट। और फिर क्या था, घर वालों के द्वारा क्या कहा गया आते ही? देखिए कि जैसे ही आपको तो बेल मिलने के बाद आप सीधे घर पहुँचे होंगे।
तो घर जाने के बाद पहला वर्ड क्या था? देखिए क्या था कि मेरे भाई साहब आए हुए थे, क्लास 1 अधिकारी हैं। और मैं ये भी बता दूं कि जो लोग लगे हुए थे, भैया मेरे बहुत नाराज़ थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। और हमसे 1.5 साल ही बड़े हैं, हम लोग एक ही साथ पढ़े हुए हैं। और यहाँ के अच्छे अच्छे स्कूल, और वो टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्लास 1 अधिकारी हैं। और उनके दोस्त हमारे दोस्त कॉमन हैं, और कॉमन इस स्तर पे हैं कि कम से कम मुझे लगता है कि 100 के करीब IAS, IAFS, ADJ, CGM और जितने भी उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब हम लोग के कॉमन फ्रेंड हैं। उसके बाद रमांशु सर को इतना दिन लग जाता है जेल में। हाँ, और बता रहा हूँ, और कुछ तो यहीं पटना में भी हैं। लेकिन दरअसल था कि ये सूचना किसी के पास पहुँच नहीं रही थी। मेन क्या था कि सूचना नहीं पहुँच रही थी। जब मेरे दोस्तों को सूचनाएं पहुँचने लगी, और कब पहुँची है मालूम है, जो है 9-10 से पहुँचनी शुरू हुई, क्योंकि मैं किसी को बताया नहीं था कि ये हो रहा है। लोग देख रहे थे लेकिन लोग नज़रअंदाज कर रहे थे। उनको क्या मतलब, सब अधिकारी अपने काम में लगे हुए हैं। जब मेरे साथ जेल में ये किया गया कि मुझे 7 तारीख को भेजना था, कोर्ट नहीं भेजा गया मेडिकल ग्राउंड पे, मुझे 12 तारीख को भेजना था, इन लोगों ने नहीं भेजा। तब जो है सारे के सारे सूचना मिली, फिर जो है सब एक्टिव हुए। और फिर जब एक्टिव हुए तो मुझे 15 को कोर्ट में लाया गया। और कोर्ट में लाने के बाद जो है 16 को मेरी फिर संडे था 16 को, शायद 17 या फिर मंगलवार को मेरी सुनवाई हुई। 18 को मैं 19 तारीख को छूट गया। मैं इतना सक्षम हूँ, और ये सक्षम मैं 30 दिसंबर को था कि प्रशासन चाह रही थी बेऊर भेजने के लिए, और मैं जो है माननीय न्यायालय के घर से छूट के चला आया था। कारण क्या था कि जिन दफ़ाओं में मुझे जेल भेजा गया था, उन दफ़ाओं में लोग जेल नहीं जाते। ये पुलिस व्यवस्था और हमारी न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और यही मैं कह रहा हूँ, इसका मेन कारण क्या है, मिसकम्युनिकेशन। जेल की बहुत सारी चीज़ें न्यायालय तक नहीं पहुँच पाती हैं, और न्यायालय की बहुत सारी चीज़ें जेल तक नहीं पहुँच पाती हैं, जिसके कारण जो है हमारा देश आज भी जो है अव्यवस्था में झूल रहा है। रमांशु सर को सुनने में आया कि कसम वसम भी पूरा दिया गया कि गर्दनी बाग नहीं जाना है, ये वो, जाइएगा तो एकदम मरा मुँह देखिएगा, ये सब सच बात है? देखिए क्या था कि 23 या 24 जनवरी को मेरे सास ससुर ने फ़ोन किया था कि बेटा मुझे मालूम है कि तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, लेकिन फिर भी तुमसे कहेंगे तुमको जितना करना था तुमने कर दिया, और बात अब कोर्ट में पहुँच। क्योंकि 24 जनवरी को हम लोग का, आपको बता दूं कि बहुत लोग को नहीं जानकारी, जो प्रशांत शेखर वाला केस है वो मेरा केस है, जिसमें 30 जो है लोग साथ में, प्रशांत शेखर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वो मेरा अपना व्यक्तिगत केस है जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। ठीक है, तो 24 तारीख को उन्होंने कहा बेटा जब 24 तारीख को जब केस हो ही चुका है और कोर्ट में चल रहा है, तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। ठीक, बहुत हो गया, छोड़ जाने दो, अब अपने काम में लगो। लेकिन जब मैं गर्दनी बाग में बैठता था तो मेरी आंखों के जो है सामने पूरा 18 दिसंबर से अब तक की घटनाएं घुसती हैं। क्योंकि देखिए यहाँ बहुत सारे लोग आए गए, आप लोग भी रेगुलर यहाँ नहीं रहे हैं। मैं 18 दिसंबर से लेके और कॉन्टीन्यूस यहाँ रहा हूँ। नहीं ये बात है सर, पूरा बहुत सारे छात्र आए गए, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे छात्र आप देखेंगे 18 दिसंबर में कई लोग बीच में चले गए, मैं यहाँ रुका रहा। तो मैं यहाँ पे एक एक व्यक्ति को, एक एक घटनाओं को, किन लोगों ने साथ दिया, कि लोग कौन कौन बाद में लोग बदल गए, किन लोगों ने गद्दारी की, किन लोगों ने भावनाओं में बह के जो है हमारा विरोध किया, किन लोगों ने हम पे लांछन लगाया, मैं सब जानता हूँ। फिर भी मैं कई बार कई लोगों को नहीं बोला। हमने कहा सत्याग्रह जब समाप्त होगा तो फिर बैठ कर डिस्कशन करेंगे कि आपने क्यों बोला। तो चीज़ें हो रही थी, तो हमारे भैया बहुत नाराज़ थे, और ये जो हम लोग साथ छुड़ाने में लगे थे उनसे पूछिएगा कि उन्होंने इनसे कहा कि इसके पत्नी और बच्चे को हम लोग लेते जा रहे हैं, वो सब वहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, इसको ये जो करना है नौटंकी करता रहे। उनको लग रहा है क्योंकि भाई है, डांटते हैं। और मैं पहुंचा तो वो जेल लेने हमको नहीं आए, क्योंकि मुझको देखते तो रोने लगते हो। तो इसलिए जब मैं घर पहुंचा तो बहुत डांटे, और वो डांटे ही नहीं, जितने मेरे दोस्त थे सब फ़ोन करना शुरू किए, सबको फ़ोन किए और कहे पहले बस इसको समझाओ इसको। तो हमारे सारे दोस्त हमको जानते हैं, तो क्या समझाएंगे सब, क्योंकि हम लोग ये सब काम करते रहे हैं। तो अब भैया के सामने बोल तो सकते नहीं हैं सब, भैया को हम लोग सब जानते हैं, सब उनको मालूम है कि इमोशनल आदमी नाराज़ हो जाते हैं चीज़ों को लेके। तो फिर उन्होंने जो है समझाया कि देखो रमांशु, अब तुम्हारी उम्र ऐसी हो गई है, ये है वो है, तुम जो है इन सब चीज़ों में न पड़ो। जानते हो कि प्रशासन क्या होता है, जानते हो राजनीति क्या होती है, और कब क्या हो जाए कोई जानते नहीं हो। उन्होंने कहा कि जानते हो क्या, वर्तमान राजनीति जो है स्वार्थ पे चलती है, अधिकारी बहुत सारे भ्रष्ट हैं, तो हर जगह हम लोग मौजूद तो नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी तो ये सारी की सारी घटना हो रही सब कुछ जानने के बाद रमांशु सर फिर क्यों? मेरा सवाल है कि इतना बड़ा मतलब आप पे प्रेशर पारिवारिक बनाया गया,
वो कौन सा कारण है जिसके कारण रामांशु सर फिर गर्दनी बाग की ओर आ गए? कहा जाता है कि एक शराबी का जो ये होता है मैखाने तक होता है, तो रामांशु सर का क्या गर्दनी बाग तक कैसे बन गया? देखिए दरअसल बात क्या है ना कि हम लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट रहे। हाँ। मेडिकल, इंजीनियरिंग और बाकी बैंकिंग तैयारी करने वालों में मैं आपको बताऊं, भले तैयारी करते हैं वो, लेकिन उनका एक तैयारी अलग होता है और यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी एक अलग होती है। यहाँ 99% ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली बार में सफल नहीं होते, सफलता में कई साल लग जाते हैं, लेकिन वो बार बार असफल होकर भी लक्ष्य उनका बना रहा है कि एक न एक दिन हम सफल होंगे। उनके निगाह में हमेशा वो लक्ष्य दिखता रहता है, और वो जब भी उनके सामने से कोई अधिकारी गुजरेगा तो उनको वही दिखता है कि मैं बैठ के जाता हूँ। तो जब वो देखता है तो फिर वापस पहले दिन से बोल रहा हूँ सर, मैं बीपीएससी का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन अगर शायद मैं होता तो मैं कम से कम सिस्टम में ज़रूर होता। मैं क्यों नहीं, आप टॉप पे जाते हैं बॉटम हटाते हैं, क्यों नहीं? जब बिहार में या देश में एक ये जो बेडशीट का प्राइस भी राजनीति से तय होता है, तो छात्र अब कितना दिन भीख मांगेंगे? क्यों नहीं खुद राजनीति में आते हैं, खुद सरकार बनाते हैं और खुद अपने निर्णय और हक की बात क्यों करेंगे? हक ही ले लेंगे सीधे। ऐसा क्यों नहीं शिक्षा आप पढ़ाते हैं अपने बच्चों को? देखिए, या फिर खुद एक बनिए, ऐसा कुछ गाइडलाइन बनाइए। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो शासन प्रशासन में बहुत ईमानदार हैं। जो आपने बात कही, बहुत सही बात कही कि क्यों नहीं आप जाते हैं। तो साहब, जब मैं जेल में गया था तो वहाँ की बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, तो वहाँ मैं जयप्रकाश नारायण की किताब पढ़ रहा था। जयप्रकाश नारायण की जब क्रांति चल रही थी ना पटना में, तो ये सारे के सारे जो वर्तमान के बेईमान और भ्रष्ट आपको नेता दिख रहे हैं ना, वो सन 1975 के सबसे ईमानदार, कर्मठ, साहसी, त्यागी और बलिदानी जो युवा थे। सन 1973 में चुनाव हुआ था, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, और समाजवादी युवजन सभा के सीट से लालू प्रसाद यादव जी अध्यक्ष बने थे पटना यूनिवर्सिटी के। फिर सुशील मोदी जी जो है वो महामंत्री बने थे विद्यार्थी परिषद, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थी परिषद था, और रविशंकर जी मंत्री बने थे, और ये उस समय के सबसे ईमानदार लोग थे। नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान, मतलब उस समय का ईमानदारी का पैमाना ये था, तो हमको लगता है कि ज़रूर ईमानदारी का पैरामीटर नापने वाला यंत्र में छेद या फिर टेम्पर्ड होगा। नहीं, ऐसा नहीं था वास्तव में, ईमानदार थे। हाँ, ये ईमानदार लोग थे। और तो बेईमान किसको कहेंगे? जब लालू प्रसाद यादव ईमानदार कहलाएंगे तो इस बिहार में हमको लगता है तब तो बात ही खत्म है। मनु परमार चोर नहीं है, तब तो वो ईमानदार है। नहीं, ये मैं इसी पे थोड़ा सा आपसे मैं विरोधाभासी में रहा होगा कि जब सब 1975 की बात, 1970-75 की बात करते हैं, तो जब ये लोग त्यागी बलिदानी लोग थे, तभी लोग ये ऊंचाई तक पहुँचे। लेकिन सत्ता एक ऐसी चीज़ है ना कि सत्ता जब मिल जाती है ना तो आदमी में मद आ जाता है। प्रभुता पाए का मद ना आए। हाँ, ये प्रभुता पाए ते मद नहीं आई। और ये तुलसीदास ने लिखा है, रावण के बारे में लिखा है कि कौन ऐसा जन्मा जगमाही, मैंने इस पृथ्वी पे कौन ऐसा व्यक्ति है जो जन्म लिया हो कि प्रभुता पाए ते मद नहीं आई, कि जिसके पास प्रभुता पावर आ जाए तो उसमें जो घमंड नहीं है। इन लोग में यही हुआ। समाजवाद का सबसे विरोधाभासी शब्द है परिवारवाद। समाजवाद माने वहाँ परिवारवाद होना ही नहीं चाहिए। एक छोटे लोहिया कहे जाते हैं, जो है क्या नाम है उनका, मिश्रा जी, यूपी वाले, वो लोहिया, छोटे लोहिया कहे जाते हैं। उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं आने दिया। नीतीश कुमार के परिवार का भी कोई सदस्य राजनीति में नहीं आया। लेकिन बेटा आ रहा, बेटा आ नहीं रहा है, बेटा लाया जा रहा है। आना और लाए जाने में बड़ा अंतर होता है। नीतीश कुमार को शायद पता भी नहीं होगा कि मेरा बेटा आ रहा है, इतना तो मैं जानता हूँ उनके बारे में। मेरी शासन प्रशासन में इतनी पहुँच है क्योंकि मैंने 3-4 साल काम किया है सचिवालय में ना, तो वहाँ की बारीकी से मैं परिचित हूँ। और शासन प्रशासन में मेरी इतनी पहुँच है कि वहाँ की सूचनाएं मेरे पास मिल जाती हैं। ठीक है, ये बात अलग है कि उसका उपयोग हम लोग इस लड़ाई में नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये लड़ाई हम अपनी ईमानदारी से लड़ रहे हैं। ठीक, मैं बार बार जो है ना रामचरितमानस को हमेशा पढ़ता हूँ कि राम के पास इतने सोर्सेज, राजा के बेटे के ऐसे भी दोस्त जरूर रहे होंगे कि उन दोस्तों को लेके आता तो रावण को हराना बड़ा मुश्किल काम नहीं था। फिर भी भगवान राम और लक्ष्मण ने जो है बानरों का ही साथ लिया, रिक्षों का ही साथ लिया, जंगल के उन लोगों का साथ लिया, कभी उन दोस्तों का साथ। जाके कहते कि साहब दशरथ पुत्र हूँ मैं, जानकी का जो है मतलब पति हूँ मैं,
और मैथिली, अरे मिथिलांचल का जो है दामाद हूँ मैं, तो क्या उनको ये राजकुमारों का एक फ़ौज नहीं मिल जाती? लेकिन साथ लेके गए क्या? लेकिन सर रमांशु सर के साथ इतना पॉजिटिव है, वाइब मैच होता है। मतलब सच में अगर इस आंदोलन को सच में कोई जिया है तो आप जिए, लेकिन एक दो एलिगेशन पे भी है। क्योंकि देखिए सर, मैं खुल के बात करता हूँ और जो स्पष्ट होता है वही मैं दिखाता हूँ। रमांशु सर पे एलिगेशन है कि कहीं ना कहीं रमांशु सर को ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी एंट्री करेगा तो मेरे नाम पर चोट पहुँचेगा, वो क्रेडिट नहीं मिलेगा मुझे। क्या ये ऐसा कुछ रमांशु सर सोचते हैं? बिल्कुल सही सोचते हैं रमांशु सर। अगर कोई कह रहा है तो बिल्कुल सही से कह रहा है। क्यों? शुरुआत में बहुत सारे टीचर आए, उन लोगों ने एलिगेशन नहीं लगाया, क्योंकि वो रात में हमारे साथ सोए, रात को हमारे साथ खाए। और जो शुरुआत में बहुत कोई टीचर एलिगेशन नहीं लगा ना, ऐसा मतलब बहुत लोगों का परसेप्शन बन रहा है। बनेगा ये तो देखिए, इस पे है मेरा। हाँ बिल्कुल। और जब 28 तारीख को गर्दनी बाग में थाना में केस हुआ तो बहुत सारे लोग चले गए, नहीं चले गए? चलेगा। बहुत लोगों ने ये कहा कि साहब वही केस मेरे पे भी था, लेकिन मैं गया क्या? लड़ाई लड़ रहे हो ना, पत्नी बुलाएगी, ससुर बुलाएंगे, तो जिनके साथ जो आपके साथ लड़ाई के लिए निकले हैं उनको छोड़ के आप चले जाएंगे कि मेरी पत्नी इंपॉर्टेंट है, मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं? तो फिर तो आपने जो मैं अपनी कोचिंग इंपॉर्टेंट है, खोल के मेंस का बैच चलाने लगेंगे। देखिए बहुत लोग ये किए हैं, बहुत लोगों की हैं। जिनको रोजी रोटी की समस्या है वो करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन्होंने पैसा कमाने के लिए किया उसका मैं सख्त विरोधी। और इसका विरोध कई लोग कर रहे हैं कि जब आपने कहा, जैसे मैं कहूँ कि साहब शराबबंदी बहुत सही है, और शाम को जो है शराब के बिना मुझे नींद ना आए, तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं महात्मा गांधी का असत्य के साथ प्रयोग पढ़ा और उनकी एक बारीक कहानी सुनाता कि जब एक बार जो है एक माँ अपने बच्चे को लेके आई और उसने कहा कि मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है, कुछ इसको समझाइए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि जाओ, कुछ दिन बाद मैं आना समझाऊंगा। और फिर कुछ दिन बाद वो माँ फिर अपने बच्चे को लेके आई, तो उस माँ का पहला प्रश्न ये था कि क्यों आपने भेज दिया, क्यों नहीं समझाया? कहा मैं भी मीठा बहुत खाता था। तो जो चीज़ मैं नहीं छोड़ सकता, कैसे दूसरे को समझा सकता हूँ? इसी का मेरा विरोध है। मेरा विरोध इसी बात का है कि अगर आपने कह दिया कि साहब री एग्ज़ाम होना चाहिए, तो साहब तैयारी जो है 17वीं के मेंस का नहीं होगा, 71वीं के पीटी का नहीं होगा, तैयारी 17वीं के पीटी का होगा। कोई 17वीं का पीटी पढ़ा रहा होता तो हमारा कोई विरोध नहीं होता, लेकिन हम पैसे के लालच में 17वीं का मेंस पढ़ाना शुरू कर दिए। हमने ये कहना शुरू कर दिया कि री एग्ज़ाम अब तो नहीं होगा। तो आपने अपना तो मनोबल तोड़ा ही, बाकी सबका भी मनोबल तोड़ दिया। और सारी लड़ाई मनोबल की होती है। आज हम यहाँ जो है 67 डेज है, ये 67वां दिन। ये सीधा जो आरोप है, क्योंकि ये री एग्ज़ाम नहीं होगा और सीधा बोलने वाले जो टीचर है वो भूकंप और सुनामी लाने में बहुत तेज है, तो उन्हीं पे तो नहीं है ऐसा? नहीं, वो नहीं, बहुत सारे और टीचरों ने कहा। तो मैं किसी का नाम नहीं लिया हूँ। नहीं, मैं तो वो नहीं, देखिए वो बहुत इमोशनल व्यक्ति है। हाँ। वो व्यक्ति का योगदान हम नहीं भूल सकते। वो व्यक्ति आमरण अनशन बैठा हुआ था, मैं जानता हूँ इमोशनल व्यक्ति, लेकिन मैंने कहा ना कि मनोबल टूट गया। मेरे साथ थाने में बैठे थे, मनोबल उनका टूट गया। मैं समझा रहा था, वहाँ पुलिस वाले ने कहा रमांशु सर समझाइए ना। किसका मनोबल सर? जो हमारे साथ सर बैठे हुए थे। क्योंकि गर्दनी बाग में सिर्फ एक टीचर का नाम था, बहुत सारे टीचरों का नाम था। सब लोग डर गए। लोग बता दूँ, एक मैं आपको कहानी बताता हूँ। सावरकर साहब का नाम आपने सुना होगा, वीर सावरकर। उन पर प्रश्न, बहुत राजनीति होती है। सावरकर जैसा व्यक्ति इस भारत में पैदा ही नहीं हुआ। सही बात है। लोग उन पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। मुझसे डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा वीर सावरकर कौन थे। वो पहला व्यक्ति था जिसने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। पहला व्यक्ति था वो। पहला व्यक्ति था जो 8 बार अपराधी साबित होने के बावजूद सिर्फ इसलिए क्षमा मांग लेता था कि साहब लड़ाई जब तक नहीं हम जीतेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। माफ़ी इसलिए नहीं मांगा कि उसकी जान बचे। माफ़ी बहुत लोगों ने मांगा है, हमें मालूम है। बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जो है उन जेलों में अपने आप को भिजवाते थे जहाँ पे सारी सुविधाएं रहती थी। चूँकि मैं जयप्रकाश नारायण का भक्त हूँ, ठीक, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। और वो व्यक्ति, एग्ज़ाम में प्रश्न बीपीएससी में प्रश्न आया था, मैं उनके बारे में पढ़ा कि दीपावली के दिन वो व्यक्ति जेल फांद के वो और 6 लोग और जो है कूद के उस पार चले गए। लेकिन सब बात तो हो गया सर, लेकिन एक चीज़ का जवाब अभी तक नहीं मिला। आप क्यों नहीं अपने बच्चों को वो शिक्षा प्रदान करते हैं जिससे कि ब्रह्मास्त्र ही आ जाए हाथ में?
सत्ता ही हाथ में आ जाए, ब्रह्मास्त्र देने, मतलब ये ऐसा इतना संकोच क्यों है? और जब गुरु ही राजनीति को हे दृष्टि से देखेगा और उसी राजनीति से फिर अपने हक को पाने की कोशिश भी करेगा तो कैसे चलेगा? ये तो दोहरा हो गया ना सपना। मतलब ये नहीं लग रहा है कि दिन का सपना है, कभी पूरा नहीं होने वाला ऐसा? देखिए, होता है। चाणक्य शुरू में जो है चंद्रगुप्त के दरबार में नौकरी पाने गया था, राजनीति करने नहीं गया था, नौकरी पाने गया था। क्यों? चाणक्य जान जाइए बिहार के नहीं थे, चाणक्य जम्मू कश्मीर से आए थे और तक्षशिला के थे। तो उनके मित्र जो है चंद्रगुप्त के दरबार में, अरे चंद्रगुप्त सॉरी कह रहे हैं, महापद्मनंद घनानंद के दरबार में वो नौकरी कर रहे थे, उनके प्रमुख सलाहकार थे। तो सोचा कि यार वो नौकरी पा रहा है तो हम भी नौकरी पा जाएंगे, तो नौकरी मांगने आए थे। लेकिन जब उनकी बेइज्जती हुई तो कहे कि सत्ता को बदल देंगे। अभी मेरी उतनी बेइज्जती नहीं हुई, बाकी है, अभी मेरी बेइज्जती बाकी है। अभी जो है 30-28 को मेरे साथ केस किया गया गर्दनी बाग में, मैं भी बेइज्जती महसूस नहीं कर रहा हूँ। फिर 29 दिसंबर को जो है जो भी जेपी गोलंबर में हुआ उसमें भी अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करता हूँ, और जब 30 जनवरी को हुआ तो भी अभी बेइज्जती महसूस नहीं। मैं चाहता हूँ कि सरकार मेरी बेइज्जती उस स्तर पे करे जो ऐसा चाणक्य के साथ हुआ था। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सत्ता तो बदल के ही मानूंगा, चाहे जो भी हो जाए। सर चाणक्य की तो शिखा काटी गई थी, वो आपकी है नहीं, तो मतलब अब सरकार क्या करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमको तो लगता है ये 7 करोड़ का सवाल बन रहा है कि ऐसा कौन सा कार्य है जिससे कि अब आपके ईगो को हट होगा और उसके बाद आप सत्ता परिवर्तन कराइएगा? री एग्ज़ाम ना करवाना, वो तो सरकार मान ही रही है, बस तो कोर्ट ही फैसला ले सकता है, सरकार क्लियर कर दी है। भाई बस अगर 4 तारीख को फैसला नहीं आएगा तो शायद वो मेरे ईगो पे चोट होगा। 4 तारीख को मतलब 4 के पास 243 पार रहेगा क्या? कहाँ नहीं जा सकता। देखिए, राजनीति में चूंकि हम लोग कई बार हम पे यही आरोप लगा कि साहब आप राजनीति में आना चाहते इसलिए कर रहे हैं, ये आरोप है। और एक सवाल है कि रामांशु सर जन स्वराज के संपर्क में थे, क्या ये बात है सही? मैं जन स्वराज के संपर्क में नहीं था, बल्कि हूँ, और मैं आरजेडी के संपर्क में भी हूँ, मैं चिराग पासवान के भी संपर्क में हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में हूँ, मैं जेडीयू के संपर्क में हूँ, मैं राहुल गांधी के संपर्क में हूँ, लेकिन संपर्क में टिकट के लिए नहीं हूँ, री एग्ज़ाम के लिए। कौन नहीं आया हमारे पास? क्या मैं राहुल गांधी जी के पास गया था? क्या मैं तेजस्वी जी के पास गया था? क्या मैं चिराग पासवान जी के पास गया हुआ था? क्या मैं अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के पास गया था? या मैं प्रशांत किशोर जी के पास गया था? सब लोग आए। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि वो हम लोग के संपर्क में है, हम लोग उनसे संपर्क करने नहीं गए। टिकट ऑफर किया? हाँ, ये बात तो है। अभी तक तो कोई ऑफ़र नहीं किया है, इंतज़ार में हूँ कि सब लोग ऑफ़र करें तो फिर उसमें चूज़ किया जाए कि कौन सा बेस्ट टिकट है। मतलब रामांशु सर को अगर टिकट ऑफर होगा तो इस बार चुनाव लड़ेंगे, अब भारी मतों से विजयी बनाइएगा, याद रखिएगा। एक ही नारा, एक ही नाम, रामांशु सर को विजयी बनाना है हमारा काम, याद रखिएगा। हाँ, टिकट आप बात कर रहे हैं, निर्दलीय भी जीत जाता है इस बिहार में। शिक्षा के वो देखे ना, गए हैं विधान परिषद में, जो विधान परिषद निर्दलीय भी बारी है सर, आना चाहिए, वेलकम है सर। मैं तो कहूँगा कि आप लोग जैसा और तमाम छात्रों को बोलूँगा 243 पे आइए और जीत बनाइए। देखिए हमारे भाई भी हैं, एकदम आ रहे हैं, देखिए आइए सुधाकर भाई आइए, देख सकते हैं सुधाकर भाई हैं, क्रांतिकारी लोग हैं ये लोग। मैं तो पहले दिन से बोलता हूँ सर कि कोई ये नहीं, इफ एंड बट का गेम मैं नहीं खेलता। 243 पे आइए, सरकार बदलिए, छात्रों की सरकार हो, हक छीन कर लेंगे। क्यों याचना क्यों? अब रन होगा, जीवन या मरण होगा। बिल्कुल होगा। री एग्ज़ाम के सपने तक संघर्ष हमारा जारी है, अंतिम दम तक जो लड़ा वो असल बिहारी है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्लोगन है। चलिए इस संस्करण को यहीं विराम करते हैं। रामांशु सर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि अगर टिकट देंगे और ईमानदार होंगे तो उस पार्टी से सोच सकते हैं रामांशु सर कि चुनाव लड़ेंगे। बिग ब्रेकिंग है, खबर फर्स्ट पे, और सबसे पहली बार रामांशु सर ने इसे ब्रेक किया। धन्यवाद। बहुत बड़ा डिस्क्लोज आज का।